Hello, good morning, students. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, yesterday we studied about the problems and institutional reform in agriculture, under which I explained you in agriculture sector there was low productivity, disguised unemployment, subsistence farming, outdated technology, conflict between tenant and landlord. Under the institutional reform, I explained you that the government took two important steps to improve agriculture sector. That was abolition of intermediaries and that is intermediators were removed and ownership was transferred to actual tiller of the land. Due to the loopholes of government in this reform, landlord claimed themselves to be the self-cultivator and claimed for ownership, although 200 lakh tenants got in direct contact with the government. Another reform was land ceiling. Under this, a specific limit of land was fixed for an individual. This benefited Kerala and West Bengal, although by making delay in implementation, they take benefit of it by transferring their land in the name of relatives and friends. चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो ये एक बहुत ज़्यादा कामयाब स्टेप हम कहेंगे भारत सरकार का रहा भारत को सेल्फ एफिशिएंट बनाने में, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप भी है हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म में। ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इंडिया ने अपने तीसरे 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट की। इससे इंडिया में ट्रेडिशनल को छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, और एम केवल इतना था कि कंट्री में कुछ रीजन में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, वो भी किन की मदद से, फर्टिलाइजर, क्रेडिट एंड मार्केट फैसिलिटीज़ की हेल्प से। तो पहले समझेंगे हम कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन का बढ़ना, वो भी HYV सीड्स की मदद से। HYV वो वैरायटी ऑफ सीड्स हैं जो हमें ज़्यादा मात्रा में ग्रेन प्रोवाइड करती है। ये रिवॉल्यूशन 1966 में अडॉप्ट किया गया, जिससे फिर एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन और लो प्रोडक्शन को ख़त्म किया गया एक तरीके से। उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या रही HYV सीड्स की। दीज सीड्स नीड्स एडिक्वेट ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। तो इन सीड्स को ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा वाटर की, तो जिसके लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दे नीड हैवी डोसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सीड्स को चाहिए होता है केमिकल फर्टिलाइजर, तभी ये ज़्यादा ग्रेन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, so to derive benefit from new wonder seed, Indian farmer need to have reliable irrigation facility and the financial resources. अब अगर किसी को इस सीड से बेनिफिट उठाना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए, यानी कि पैसा होना चाहिए इन सीड्स को खरीदने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए। तो दीज ऑल वर द रिक्वायरमेंट कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई प्रॉपर, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर, रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ और द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये आपके पास ऑल इन ऑल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट फेज माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, दैट इज़ फ्रॉम मिड 1960 टू मिड 1970, और उस समय ये कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आया और काफ़ी वहाँ पे प्रोडक्शन इसने बढ़ाया, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ बढ़ा, और स्पेशली ऑफ वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा। नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ वो 1980 से मिड 1990 तक था, और सेकंड फेज में भी कई और राज्यों को इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से बेनिफिट हुआ और कई तरह की क्रॉप्स इससे फिर उगाई गई।
इट मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, और इसने भारत को सेल्फ सफिशिएंट एक तरीके से बनाया। अब क्या देखा हमने फेज़ में कि जो पहला फेज़ था वो मिड 1960 से मिड 1970s तक था, और जो दूसरा फेज़ था मिड 1980s से मिड 1990s तक 90s तक था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहले फेज़ में हमने वीट के प्रोडक्शन में फोकस किया, और स्टेट्स के नाम यहाँ पर हम याद कर लेंगे क्योंकि एक आध मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्या क्या अचीवमेंट रही हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में लाने से, अब उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। मीनिंग मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस यानी कि इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पार्ट जो फार्मर अपने प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट रखने के बाद मार्केट में बेचता है। नाउ वीट एंड राइस को किसानों द्वारा मार्केट में बेचा जाने लगा, तो इससे एक तरह से कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, व्यापार एक तरीके से किसान करने लगा अपने एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट है हमारा बफर स्टॉक। Now greater production help to create buffer stock to farmer which help in future during contingency। अब देखो बफर स्टॉक ये जो होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि किसी भी तरह की शॉर्टेज या कमी या कंटिजेंसी इसके टाइम पर गवर्नमेंट अपना ये बफर स्टॉक यूज़ कर सके। अब जैसे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, तो गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ से खरीद ले रही थी और फिर उसका एक तरीके से स्टॉक बना के रख दे रही थी, ताकि फिर वो आपका जो ग्रेन है वो फ्यूचर कंटिजेंसीज में काम आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब जैसे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत से किसान मार्केट में भी बेचने लगे, जिसके कारण मार्केट में अब अनाज ही अनाज हो गया, और जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस गिर जाते हैं। प्राइस गिरने के कारण ये गरीबों के भी कांटेक्ट में आसानी से आया, और जिससे कि गरीब लोगों का भी बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से अनाज ज़्यादा होने से हर किसी के पहुंच में वो आया और कोई भूखा नहीं सोया। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण बढ़ा। जैसे कि अब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, तो हमें ज़्यादा इफेक्टिव लेबर चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए थी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और जैसे कि ज़्यादा वाटर चाहिए इन ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स को, तो उनके लिए हमें कैनाल्स वगैरह बनानी पड़ी। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ किया। पॉइंट अब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वाज सेट अप टू फुलफिल नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमें पता ही है, केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बनाने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक तरीके से हुआ। तो ये भी हमारी एक अचीवमेंट रही इसकी। सो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे सेल्फ सफिशिएंट। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के आ जाने से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड ग्रेन्स के मामले में, और अब इंडिया दूसरे देशों पे आश्रित नहीं था ग्रेन्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स देखे हमने कि क्या क्या फ़ायदे हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के आ जाने से हुए। मार्केट सरप्लस क्रिएट हो पाया, बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्रिएट कर पाई, बेनिफिट हुआ लो इनकम ग्रुप्स को भी, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई, और आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, और आपका जो इंडिया है वो क्या बना, एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बना ग्रीन रिवॉल्यूशन के आ जाने से। तो हालांकि बेनिफिट्स तो बहुत थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, पर इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी थी, कुछ खामियां भी इसमें थी। तो पहली खामी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड स्मॉल फार्मर। तो बड़े और छोटे किसानों में इसने बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी को क्रिएट किया, क्योंकि जो बड़ा फार्मर था वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता था, इसलिए वो कितना भी प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन जो छोटे फार्मर थे वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसमें इनइक्वालिटीज़ को जन्म दिया, क्योंकि इससे बिग फार्मर ने ही ज़्यादा फ़ायदा एक तरीके से उठाया, छोटा फार्मर छोटा ही रह गया। दूसरी कमी इसकी ये रही कि इस सीड को पेस्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा होता था, और अगर छोटे फार्म की फसल इस पेस्ट अटैक का शिकार होती तो बर्बाद हो जाते। तो इसलिए HYV सीड से प्रोडक्शन करना छोटे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की था। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज कन्फाइंड टू लिमिटेड क्रॉप्स दैट इज़ वीट, राइस, मेज, बाजरा, ETC।
तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ये HYV सीड्स कुछ सीमित ही क्रॉप्स के लेके आया, जैसे कि वीट, राइस, मेज, बाजरा और ETC। हर किसी चीज़ का प्रोडक्शन इससे नहीं बढ़ाया जा सका। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट लीड टू रीजनल इम्बैलेंसेस एज इट वाज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने रीजनल इम्बैलेंसेस कर दिया, क्योंकि ये कुछ ही स्टेट्स में हुआ तो किसी स्टेट में तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और किसी स्टेट में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये भी एक इफेक्ट उसका रहा, ये भी एक शॉर्टकमिंग्स उसकी रही। तो हमने कुछ शॉर्टकमिंग्स देखी इसकी। पहली थी हमारी कि बिग और छोटे फार्मर्स में जो डिस्पैरिटीज़ थी वो बढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था कि पेस्ट अटैक का खतरा बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट था ओनली राइस, वीट, बाजरा जैसी क्रॉप के ही HYV सीड आई। नेक्स्ट था कि इसने रीजनल इम्बैलेंसेस को क्रिएट किया, डिस्पैरिटीज़ बढ़ी, इनइक्वालिटीज़ बढ़ी डिफरेंट रीजन्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स। तो क्या क्या स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा इन शॉर्टकमिंग्स से ओवरकम होने के लिए। तो पहला स्टेप है, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर। तो जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही थी बिग और स्मॉल फार्मर्स में, तो उससे ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या किया, लो इंटरेस्ट रेट में किसानों को, छोटे किसानों को भी लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो भी HYV सीड्स से प्रोडक्शन कर सके। दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर टू द फार्मर टू द स्मॉल फार्मर। तो गवर्नमेंट ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि छोटे फार्मर को भी सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनकी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है उनके ग्रेन्स में वो कमी भी पूरी की जा सके। सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दिया छोटे किसानों को। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी पेस्ट अटैक की प्रॉब्लम, उसको भी गवर्नमेंट ने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोल के सॉल्व किया रेगुलर सर्विसेज के थ्रू और छिड़काव के थ्रू। तो 3 पॉइंट्स ओवरऑल हमने इसमें देखे कि जो पैसे की कमी थी वो सरकार द्वारा किसानों को लोन दे के पूरी की गई। दूसरा, जो केमिकल फर्टिलाइज़र की कमी थी छोटे किसानों को, तो वो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट में प्रोवाइड करके पूरी की। और तीसरा, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए पेस्ट अटैक से बचने के लिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वाई द सब्सिडीज़ आर गिवन। क्यों सब्सिडीज़ देनी चाहिए छोटे किसानों को। तो जब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देने का विचार किया केमिकल फर्टिलाइज़र में, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा बन गया, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इससे अगेंस्ट में थे। और क्यों अगेंस्ट और फेवर में थे, अब ये हम पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले फेवर वाले क्या बोलते हैं वो देखेंगे। बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया इज़ रिस्की एंड नीड टू बी इनकरेज टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में फार्मिंग को बहुत ही रिस्की बिजनेस माना जाता है, क्योंकि टोटली डिपेंड होते हैं मॉनसून पे। तो अगर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जो फेवर में थे सब्सिडी देने के, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो फार्मर है वो इनकरेज होगा उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। तो इसलिए फेवर का पॉइंट ये रहा कि सब्सिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे फार्मर प्रेरित होगा आपकी सब। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द फार्मर आर वेरी पुअर एंड विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इफ़ द सब्सिडीज़ आर नॉट गिवन। तो देखिए, हमारे देश में हर तरह के फार्मर थे, रिच और पुअर। तो रिच वाला तो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, पर जो पुअर है वो कैसे कुछ अफोर्ड करे। तो यहाँ पर ये बोला गया कि सब्सिडीज़ इसीलिए भी दी जानी चाहिए क्योंकि जो गरीब फार्मर है वो भी इस सब्सिडी के वजह से अफोर्ड कर पाएगा ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा फेवर किया गया सब्सिडी देने को। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट वन, एलिमिनेटिंग द सब्सिडी विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। अगर हम सब्सिडीज़ को हटा देते हैं तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इनइक्वालिटी को जन्म देगा रिच और पुअर की, और जो हमारे अल्टीमेट गोल है इक्विटी का वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। तो
3 पॉइंट्स हमने देखे सब्सिडी के जो फेवर में थे। तो पहला था कि स्मॉल फार्मर को लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो HYV सीड अफोर्ड कर सके। दूसरा था कि सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र दिए जाएं ताकि ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और तीसरा कि ये सब्सिडी दी जानी चाहिए, इसे नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या आएगी, आपकी इक्विटी का गोल जो है हमारा वो अचीव होगा। और अगर हम इसको हटा देते हैं तो इक्विटी का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ हमारे सब्सिडी देने के बेनिफिट थे और कुछ इकोनॉमिस्ट के व्यू थे सब्सिडी के फेवर में। अब अगेंस्ट वाले हम व्यूज़ देखेंगे कुछ इकोनॉमिस्ट के। वाई सब्सिडीज शुड नॉट बी गिवन। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम इसमें, इट बेनिफिट मोर टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ज़्यादा फ़ायदा इससे किसको हुआ, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट उनको तो पेमेंट कर दे रही थी, किसान को बेनिफिट हो चाहे ना हो उससे उनको मतलब नहीं है। अमंग द फार्मर इट लार्जली बेनिफिट द फार्मर इन द मोर प्रॉस्पेरियस रीजन। तो जैसे कि फार्मर्स में भी इसका फ़ायदा किसने उठाया सब्सिडी का, जो मोर प्रॉस्पेरियस रीजन वाले फार्मर थे, जो अच्छे खासे बड़े फार्मर्स थे, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। इट डज़ नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप। जिन ग्रुप को टारगेट करके गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ लाई थी फर्टिलाइज़र पे, तो वो लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, बल्कि फ़ायदा प्रॉस्पेरियस रीजन वाले फार्मर उठा ले रहे थे और आपकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री उठा रही थी। नेक्स्ट, इट क्रिएट ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। अब इस सब्सिडी को देने से क्या हुआ, गवर्नमेंट के फाइनेंस में भी बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा उनको पे करना पड़ा फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी देने के बदले में। आज हमने कंप्लीट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा, कब आया ये हमने देखा, और इसके क्या क्या फेजेस रहे, क्या रिक्वायरमेंट्स रही ग्रीन रिवॉल्यूशन की, क्या अचीवमेंट्स रही, क्या शॉर्टकमिंग्स रही, उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, और उसके बाद सब्सिडीज़ के ऊपर डिबेट थी जो कुछ इकोनॉमिक्स की, तो फेवर में क्या पॉइंट्स रहे, अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स रहे, ये आज हमने देखा। This all was for today. Thank you, and please do like, share and subscribe to my channel.